नमस्कार दोस्तों। मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उत्तम वैल्यू स्टील के ऊपर और इसमें मैंने बताया था उत्तम वैल्यू स्टील जो है वो कैसे कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई और कैसे फिर ये कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में कैसे गई, रेजोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर ये कंपनी जो है वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो इस मैंने सारी जानकारी दी थी इसके बारे में, मगर कुछ लोगों का इसके ऊपर जो है वो कुछ क्वेरीज आया है कि ये शेयर तो कहीं वाइप आउट तो नहीं हो जाएगा, और रेजोल्यूशन प्लान को इन्होंने रेफर किया है कि एक बार आप उस रेजोल्यूशन प्लान को देख लीजिए। तो आज मैं उसके बारे में ही बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है और वो क्वेरी बहुत ही जेन्युइन है और जिसके कारण लोगों को नुकसान हो सकता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको क्लैरिफाई करूँ। तो अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे जो कुछ कमेंट्स आए थे उस पे, तो मुझे मेरे एक दोस्त अमनदीप राणा ने लिखा था कि गुड एनालिसिस, अच्छा एनालिसिस है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है मेरे पास कि जो रेजोल्यूशन है उसके रेजोल्यूशन प्लान में पॉइंट नंबर 21 और 22 में शेयर वाइफ ऑफ का कुछ न्यूज है, ठीक है, और जो है कार्वल जो है इसको टेक ओवर कंपनी कर रही है, तो इसके बारे में आप मुझे जानकारी दें। तो अमनदीप जी, मैं उस रेजोल्यूशन प्लान को ही अभी आप लोगों के सामने जो है वो डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि है क्या। दूसरे एक मिस्टर श्याम हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मुझे हालांकि वो लिंक भी भेजा था जहां से मैं डाउनलोड कर सकूं, मगर मेरे पास पहले से है वो रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले पढ़ा था उसको। तो इनका भी वही सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसका भी जवाब दूंगा। एक मिस्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने भी मुझे लिखा, इन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे कि इन्होंने पूछा कि शेयर का डाइल्यूशन तो नहीं होगा, दूसरा इन्होंने पूछा कि डिलिस्ट तो नहीं होगा, और तीसरा इन्होंने पूछा है कि बिडर ने इतना रुपया दे करके और इतना कम शेयर क्यों लिया। ये इनका क्वेश्चन है, तो इसको तो मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ हर्षवर्धन जी, चूंकि अभी मैं जब रेजोल्यूशन प्लान जो है जब मैं पढ़ूंगा तो उसमें भी दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये टोटल इक्विटी लेने की बात नहीं हो रही है, ये होता क्या है कि ये इन्फ्यूजन की बात है कि आप इतना इन्फ्यूज करोगे अगर कंपनी के अंदर, तो उस पैसे के बदले में आपको जो है वो 5% का स्टेक और मिलेगा। जैसे रिलायंस को बोला गया था कि आप 250 करोड़ का इन्फ्यूजन करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज में, तो आपको जो है वो 83 करोड़ जो है वो इक्विटी मिलेंगे, और फिर 250 करोड़ का अगर आप ओसीपीएस लेंगे तो बाद में आपको इसके बदले में 250 शेयर मिलेंगे। तो ये उनको इन्फ्यूजन करने की बात है, ठीक है। अदरवाइज प्रमोटर्स तो वही है, और आज भी 46% होल्डिंग है प्रमोटर्स का यूएसवीएल के अंदर, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो मैं दूर कर देता हूँ। उनको 5% जो है स्टेक और मिलेगा। एक दोस्त है मेरे इंडिया लवर, उन्होंने मुझे ये लिखा है कि जो मैंने बताया है वो पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन उसका कैपिटल जो है और प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो वाइप ऑफ तो नहीं हो जाएगा। इसके ऊपर से रेजोल्यूशन जो प्लान में जो है इसके बारे में कोई चर्चा खोल करके नहीं की गई है, थोड़ा एम्बिग्यूटी है, मतलब थोड़ा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो इन्होंने भी मुझे बताया है कि आप जो रेजोल्यूशन प्लान है उसका पॉइंट नंबर 21 और 22 को एक बार पढ़ करके मुझे कंफर्म करें, और इन्होंने मुझे ईमेल आईडी भी अपना दिया है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। तो देखिए, मैं रेजोल्यूशन प्लान है ये उत्तम वैल्यू स्टील्स का, ये आप देख रहे हैं, इन द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली कैंप एट चेन्नई, ठीक है। ये रेजोल्यूशन प्लान जो है ये आप देख रहे हैं, इसको मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं डिटेल में, मैं मेन मेन पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे की कंफ्यूजन है, ये सारे हैं। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है कि कोई इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है रेजोल्यूशन प्लान में जिसके कारण आपको जो है वो कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो देखिए, हमेशा जो पुराना जो मालिक है इसका, यूएसवीएल का जो पुराना प्रमोटर है, वो हमेशा जो है वो ऑपरेशनल डेटर होगा, और ये जो कार्वल इन्वेस्टर्स जो है, जो अभी नया प्रमोटर होने जा रहा है, इसको हम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बोलेंगे, ठीक है। और ऑपरेशनल, तो ये आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होता है वो बैंक की तरफ से लोग होते हैं, ठीक है। वो बैंक की तरफ से लोग होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है जो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 10 के बारे में जो उन्होंने बताया है। तो अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज जो है यहाँ पे ये बोला है, ये देखिए,
मैं दिखाऊं आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया है उन्होंने कहा है कि इन व्यू ऑफ द सेम द रेजोल्यूशन प्लान्स फाइल्ड अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव कंपनीज बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नेमली कंसोर्टियम ऑफ कार्वल इन्वेस्टर एलएलपी जो न्यूयॉर्क की कंपनी है और निथिया कैपिटल रिसोर्स एडवाइजर जो कि यूके की कंपनी है, उसको अप्रूव किया जाता है। ये इन्होंने यहाँ पे जो है वो बताया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये इन्होंने फिर ये बताया कुछ और कंपनी थी जो कि दुबई और सिंगापुर से जिसने बीड किया था, उनको इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो है ये देखिए, मैं आगे आता हूँ, जो काम का न्यूज है, हाँ ये देखिए, यहाँ से ना ये जो है वो उत्तम गालवा मेटली के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से उसके बारे में जो है वो बातें हो रही हैं। और यहाँ पे उत्तम गालवा मेटालिक में जो वो जैसे जैसे वो पैसा डालेंगे उसके बारे में ये बात हो रही है कि कैसे कैसे वो डालेंगे, कितना क्रेडिटर था। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि उत्तम गालवा मेटालिक्स में ये जो अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट जो ये देंगे, ये 350 करोड़ कर देंगे। तो अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट क्या होता है? ये अमाउंट होता है जो कि हम एडवांस में देते हैं, तो ये उनको देंगे। इक्विटी इन्फ्यूजन जो है वो 60 करोड़ का जो है सो ये कंपनी करेगी। और ये देखिए डेफर्ड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स जो है यानी कि जो क्रेडिटर्स होंगे जिनका उधार है, उनको ये कंपनी 700 करोड़ देगी और वो डिफर्ड पेमेंट होगा। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होगा कि आप फ्रंट पेमेंट तो इन्होंने एडवांस में तो 350 करोड़ पहले ही दे दिया, उसके बाद ये जो पैसा देंगे ये इंस्टॉलमेंट में देंगे, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आइए, यहाँ पे फिर जो है वो कॉन्टिजेंट पेमेंट जो है वो इनको देना है टोटल 456 करोड़ का, ठीक है। कॉन्टिजेंट पेमेंट क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे कुछ कंडीशंस होते हैं कि वहां से पैसा आएगा तो हम आपको देंगे। जैसे इन्होंने लिखा है कि पास थ्रू फ्रॉम रिकवरी फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब अगर किसी बिजनेस से इनको पैसा आना है, ठीक है ना, तो वहां से जो है 110 करोड़ रुपया ये देंगे। उसके बाद फिर पास थ्रू फ्रॉम मेगा इंसेंटिव रिसीवेबल्स, मतलब रिसीवेबल्स का मतलब होता है जो पैसा आना है वहां से ये धीरे धीरे देंगे, तो टोटल जो है ये 456 करोड़ रुपया जो है ये देंगे, ठीक है, जो कि कॉन्टिजेंट अमाउंट हो गया। उसके बाद इक्विटी पार्टिसिपेटर ऑफर टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, करने का मतलब है कि ये जो है 5% का जो इक्विटी है ये ऑफर करेंगे ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, ठीक है। उसके बाद आप आइए और यहाँ पे, हाँ ये देखिए पॉइंट नंबर 10 जिसकी बात हो रही है, जो मुझे लोगों ने बोला है कि एक यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है, इट हैज ऑल्सो बीन फर्दर स्टेटेड दैट दिस प्लान वुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, ये जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में। मुझे ना एक दोस्त ने आप लोगों में से कमेंट भी किया था, उन्होंने कहा था कि अरे ये जो है जो कार्वल इन्वेस्टर जो है ये इस कंपनी का कुछ और यूज करेगी, आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई मेरे कंफ्यूजन है। एक्चुअल होता क्या है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है ये भी एक बिजनेस एंटिटी ही है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए आप टाटा ग्रुप है, ठीक है, या आप अब रिलायंस का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रिलायंस ग्रुप है, ठीक है ना। अब रिलायंस ग्रुप है, अब रिलायंस ने सपोज एक्वायर किया आलोक इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो आलोक इंडस्ट्री जो है वो रिलायंस ग्रुप तो है, मगर उसको क्या करेंगे, ये सेपरेट एंटिटी ये लोग बना देते हैं। सेपरेट एंटिटी बनाने का मतलब ये हुआ कि इसका रिलायंस से फिनेंशियल कोई लिंक नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब ये कंपनी जो अपना बिजनेस करेगी उसके ऊपर ही ये कंपनी रन करेगी, यानी अगर ये बिजनेस को लॉस हुआ तो उसका असर उस कंपनी पे पड़ेगा, फायदा हुआ तो वो कंपनी अच्छे से चलेगी। और जो पेरेंट कंपनी है इसकी, जैसे रिलायंस हो गई, अगर रिलायंस कंपनी कल को डूब भी जाती है तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये कंपनी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सरवाइव कर जाएगी। अगर ये प्रॉफिट कमा रही है तो ये कंपनी सरवाइव कर जाएगी, इसके लिए एंटिटी किया जाता है, ठीक है। अब ये कार्वल इन्वेस्टर्स के केस में क्या है, क्योंकि कार्वल इन्वेस्टर्स पता है आपको कि इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है, मतलब ये ढूंढती है कंपनी को कि कौन सी कंपनी है जो कि बीमार कंपनी है जो चल नहीं रही है, और उस कंपनी में अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो पेरेंट कंपनी जो है कार्वल इन्वेस्टर्स, वो तो फिनांस की कंपनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है, ठीक है। और ये जो उत्तम वैल्यू स्टील्स या उत्तम गालवा मेटालिक्स को जो खरीद रही है, ये तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। तो दोनों कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग अलग है।
तो ये डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं ये कि जो उत्तम गालवा स्टील रहा है वो मेरे ऊपर डिपेंड रहा है, इसलिए इन्होंने इसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया कि भैया तुम अपना बिजनेस करो। ये सब कंपनी करती है, सब कंपनी करती है। इवन पतंजलि ने जो एक्वायर किया है रुचि सोया को, उसने भी उसको एसपीवी कर दिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया कि रुचि सोया जो अपना बिजनेस करेगी उसके ऊपर चलेगी। तो इससे क्या होता है कि जो फाइनेंशियल जो जोखिम होता है ना किसी कंपनी का, वो कम हो जाता है, लायबिलिटी कम हो जाता है पेरेंट कंपनी का। ठीक है कि भैया, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, बिरला टायर्स का। ठीक है, बिरला टायर्स पहले केशोराम ग्रुप में थी। तो होता क्या था, केशोराम ग्रुप जो थी वो बिरला शक्ति के नाम से सीमेंट बना रही थी, और साथ में बिजनेस था इसका बिरला टायर्स का, और बिरला टायर्स जो है वो नुकसान में जा रही थी। तो हो क्या रहा था कि जो पैसा बिरला टायर्स सॉरी ये केशोराम कमा रही थी बिरला शक्ति सीमेंट बेच करके, और वो प्रॉफिट में जा रही थी, मगर बिरला टायर्स के लॉस के कारण वो पूरी की पूरी कंपनी लॉस में जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसने एसपीवी नहीं बनाया था अलग से, दोनों का जो बही खाता था वो ज्वाइंट था। ठीक है, तो फिर केशोराम ने क्या किया, बिरला टायर्स को एक एसपीवी बना दिया और उसको अलग कर दिया, उसको ग्रुप से ही अलग कर दिया। बोला भाई तुम अपना काम करो, ठीक है, और अपना तुम देखो क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई दूसरी कंपनी नहीं बन रही है या कंपनी का बिजनेस चेंज नहीं हो रहा है। यूएसबीएल जो है ना, यूएसबीएल अभी भी वो जो है वो स्टील का प्रोडक्ट ही बनाएगी, अभी भी वो हॉट रोल्ड प्रोडक्ट और कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट और गैल्वेनाइज्ड मेटल्स ही बनाएगी, मगर वो एज ए सेपरेट एंटिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी काम करेगी। ठीक है, और फिनेंशियल अपना वो खुद देखेगी। तो ये मैं यहाँ पे एक कंफ्यूजन था किसी का, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पॉइंट 10 में कि इट हैज आल्सो बीन फर्दर स्टेटेड दैट दिस प्लान वुड बी इंप्लीमेंटेड थ्रू ए स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेटेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, सब्सिक्वेंट डेयर टू द कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर कौन हुआ? जो पुराने जो इसके जो मालिक हुए वो कॉर्पोरेट डेटर हो गए, उनके ऊपर लोन है। ठीक है, विल अंडरटेक कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, वो अपना कैपिटल रिड्यूस करेंगे। वेयर बाय ऑल द इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल स्टैंड कैंसिल, यानी उनका जितना भी शेयर है वो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा विदाउट एनी पे आउट, बिना कोई भी उनको पैसा दिए हुए। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स, मतलब कि हो जाएगा, और जो फेस वैल्यू जो शेयर का होगा, इक्विटी का होगा, वो फिर वापस जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब देखिए कैपिटल रिजर्व क्या होता है, आपने सुना होगा रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दो अलग अलग चीजें हैं। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि हमारे पास सरप्लस कुछ पैसा पड़ा हुआ है, और अगर कल को लिक्विडिटी का कोई इशू आता है तो हम उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि हमें अगर कंपनी से किसी तरह का कोई इनकम आए, सपोज हमारे कोई पुरानी मशीनरीज है, ठीक है, और वो मशीनरी जो है वो मैंने बेच दिया, तो वो जो पैसा आया वो हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। वो रिजर्व कैपिटल नहीं होगा, वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। तो इन्होंने वही कहा है कि वो जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें इसमें जो है इसमें इन्होंने शेयर होल्डर की कोई बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ जो है वो इसके कॉर्पोरेट डेटर्स की बात की, यानी पुराने प्रमोटर्स की बात की है कि उनका रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल जो है सो, मगर शेयर होल्डर्स की बात नहीं की। क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए कि corporate debtor will undertake capital reduction whereby all the equity and the preference shares of corporate debtor shall stand cancel। ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर उनका होगा कैंसिल विदाउट एनी पे आउट, बिना एक भी पैसा, कोई भी पैसा उनको दिए हुए। ठीक है, तो ये उनकी बात हो रही है। हालांकि जो मीडिया में निकल करके आया है वो ये आया है कि इसमें जो है सो इन्वेस्टर्स का भी वाइप ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात इस रेजोल्यूशन प्लान में नहीं है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी को कि रेजोल्यूशन प्लान में जो लिखा हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं जितना मैं समझ रहा हूं। ठीक है, मगर इस बात की पे आप श्योर न रहें कि जो लिखा हुआ है या जो मैं बोल रहा हूं वही सही। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक छोटा मोटा आरटीआई डाल करके और आप क्लैरिटी ले सकते हैं कंपनी से। ठीक है, कि भाई क्या बात है, ये कैपिटल हमारा जो है रिड्यूस होगा, शेयर जो है मेरा डाइल्यूट हो जाएगा, वाइप अप हो जाएगा, या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल की इसकी जिम्मेवारी नहीं है, आप खुद से भी जो है सो इसको रिसर्च करें। बाकी जो लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जो मेरी समझ में बात आ रही है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने लिखा है ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी जब जब ये टेक ओवर कर लेगी कंपनी तब की बात हो रही है। ऑन द क्लोजिंग डेट द लेटर ऑफ
द डेट व्हेन द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड। हालांकि ये अभी उत्तम गाड़वा की बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने गलती से उत्तम वैल्यू स्टील यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मैं नीचे दिखाऊंगा आपको कि नीचे जहां पे जो उत्तम वैल्यू स्टील का जो है उसकी बात वो नीचे हो रही है। पहला जो सेक्शन है उत्तम गालवा मेटालिक्स का है और उत्तम वैल्यू स्टील का सेक्शन नीचे में है, फिर भी उन्होंने उत्तम वैल्यू स्टील यहीं पे लिख दिया। खैर कोई बात नहीं। तो इन्होंने लिखा है कि उत्तम वैल्यू स्टील द एसपीवी formed on the closing date along with the incoming shareholders shall subscribe to 10 lakh equity shares of the corporate debtor at the face value of ₹10 for an aggregate amount of 1 crore। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ये उत्तम वैल्यू स्टील्स है, ठीक है ना, इसमें जो ये जो along with the incoming shareholders, मतलब जो इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए सब्सक्राइब करेंगे 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स एट द फेस वैल्यू, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स है उनका 3 लाख जो है जो इक्विटी है वो इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये 10 और 11 की जो बात थी वो मैंने कर दिया। अब आप नीचे आइए, मैं नीचे आपको कुछ दिखाता हूं जो बात हो रही है इसके क्या बोलते हैं उत्तम वैल्यू स्टील्स की। ठीक है, उन्होंने नीचे से उसका शुरू किया हुआ है। ये देखिए, ये अभी जो है वो ये देखिए यहां से उन्होंने शुरू किया है उत्तम वैल्यू स्टील्स के बारे में। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे पॉइंट 18 अगर आप देखेंगे तो उन्हें क्लियरली लिखा भी है कि इट इज अनदर कॉर्पोरेट डेटर कंपनी। अनदर कॉर्पोरेट डेटर कंपनी मीन्स ये जो है ये उत्तम गालवा स्टील की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विच हैज बीन लिंक्ड अप टू द मेटालिक्स फॉर हियरिंग ऑन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहां पे लिखा है, देखिए ये इन्होंने यहां पे दिया है कि इस कंपनी के ऊपर जो है कितना फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने जो है वो क्लेम किया था और कितना उनको एडमिट किया गया। जैसे कि 2492 करोड़ का उन्होंने क्लेम ठोका था, मगर अमाउंट उनका जो है वो माना गया कि भैया आपको हम 2479 करोड़ ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह की बात है उसके बारे में। द समरी ऑफ द पेमेंट्स टू बी मेड बाय द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर द रेजोल्यूशन प्लान इज एज अंडर। ये फिर यहाँ पे बात हो रही है कि अपफ्रंट अमाउंट जो है वो उत्तम वैल्यू स्टील्स में 275 करोड़ का देंगे, 40 करोड़ का इन्फ्यूजन करेंगे, बैंक गारंटी 3 करोड़ 19 लाख का देंगे, टोटल ऐसे देंगे। तो ये सब उत्तम वैल्यू स्टील की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 5% का इक्विटी शेयर इसमें भी जो है ऑफर किया जाएगा किसको, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफर टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, जो मेन कंफ्यूजन ये पॉइंट नंबर 21 से ही स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है वो भी मैं बताता हूं। पॉइंट नंबर 21 में लिखा हुआ है एज इन द केस ऑफ मेटालिक्स, मतलब जैसा मेटालिक्स का केस है। ठीक है, द एप्लीकेंट इशूड ए सर्टिफिकेट डेटेड 21 अप्रैल 2019 सर्टिफाइंग द कंप्लायंस फलाना ब्ला 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 एंड द आरपी हैज आल्सो इशूड आरपी रेजोल्यूशन जो है सो जो प्रोफेशनल होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, यहां पे आइए, हाँ, इट हैज ऑल्सो बिन, ये देखिए ये यहां से जो है ना वो यहां तक का जो है ये देखिए ये कंफ्यूजिंग है। इन्होंने लिखा इट हैज ऑल्सो बिन फर्दर स्टेटेड दैट दिस प्लान वुड बी इंप्लीमेंटेड through a special purpose vehicle incorporated for this purpose. Subsequent thereto, the corporate debtor will undertake capital reduction. ये ऊपर में जो बात हुई थी वही बात हुई थी कि कॉर्पोरेट डेटर जो है वो अपने कैपिटल को रिड्यूस करेगा, whereby all the equity shareholders and the preference share of the corporate debtors shall stand cancelled without any payout। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आ रहा है वो इस वर्ड के कारण आ रहा है, शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे लिखा वेयर ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स कोई सेंटेंस बनता है, कुछ भी नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर इन्होंने यहां पे ये लिखा हुआ होता वेयर बाय ऑल द इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑफ, अगर इक्विटी और शेयर होल्डर्स के बीच में इन्होंने ऑफ लिखा हुआ होता कि वेयर द इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स, तो इसका जो है वो मतलब बन सकता था, लेकिन फिर आगे का सेंटेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता। क्या, अगर इन्होंने ऑफ लिख देता तो सेंटेंस ऐसे बनता वेयर बाय ऑल द इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, यानी कॉर्पोरेट डेटर का प्रेफरेंस शेयर सिर्फ, तो फिर उसका जो है सो इक्विटी कहां गया, कॉर्पोरेट डेटर का उसका जो इक्विटी है फिर वो कहां गया। ये तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है कॉर्पोरेट डेटर का कि वो कैंसिल हो जाएगा, सेल स्टैंड कैंसिल। ठीक है ना, तो गलती से यहां पे शेयर होल्डर्स वर्ड जो है एक आ गया है, इसको लेकर के कंफ्यूजन चल रहा है, इसको लेकर के कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि इनको लिखना चाहिए था वेयर ऑल द इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर,
ठीक है ना, ऑल द इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स, ठीक है, इनको ये लिखना चाहिए था। क्योंकि देखिए ये जो सही जो राइट जो वर्ड सेंटेंस है वो यही है। देखिए मैं आपको ऊपर में दिखा रहा हूं, ये आ गया 9 और ये आया 10, ठीक है ना। ये देखिए क्या इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वेयर बाय ऑल द इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर्स, इनको ये लिखना था। उन्होंने इक्विटी के बाद शेयर होल्डर्स जो है ना, वो गलती से, वो टाइपो एरर है वो, जो मुझे समझ में आ रहा है। मगर अगर आप इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक बार क्लैरिटी जरूर कंपनी से ले लें, आरटीआई जरूर डाल दें, ठीक है ना। लेकिन जो मुझे बात समझ में आ रही है वो बात यही है कि इनको यही चीज लिखना चाहिए था कि इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मगर उन्होंने गलती से इस चीज को जो है वहां पे वो उन्होंने लिख दिया है कि ये देखिए ये आया 29 21, देखिए इन्होंने गलती से यहाँ पे जो है वो ये लिख दिया है कि वेयर बाई ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये वर्ड गलती से इसमें ऐड हो गया है। और क्यों क्यों अगर ये सही रहता तो यहां पे लिखा था इक्विटी ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर्स, यहां पे ऐसे लिखा जाता इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है, तो इसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर और कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें दूसरी बात बता देता हूं। देखिए होता यह है कि अगर शेयर होल्डर्स का भी अगर इक्विटी लिया जाता है तो कंपनी जो है उसको एक एग्जिट ऑफर जो है वो भी अपने रेजोल्यूशन प्लान में जो है वो उसका मेंशन करती है। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको आप बिना कोई प्राइस दिए हुए आप उनका शेयर नहीं ले सकते, तो आपको एग्जिट ऑफर जो है वो करना पड़ेगा, एग्जिट प्राइस जो है वो ऑफर करना पड़ेगा आपको। रेजोल्यूशन प्लान में होता वही है, क्योंकि आलोक ने भी ऐसी कोई बात नहीं की थी डिलिस्ट, अगर आप डिलिस्टिंग की भी बात करेंगे, डिलिस्टिंग हो या वो हो, मतलब आप शेयर होल्डर्स को हटा रहे हैं इसमें से, तो आप ऐसे नहीं हटा सकते बाय रूल। उसके जो पैसा लगा हुआ है, चाहे वो रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग या आपका जो मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आपको तय करना पड़ेगा कि भैया हम इतना पैसा देंगे उसको और उसको हम हटा देंगे, और तब जाके ये रेजोल्यूशन जो है एनसीएलटी में अप्रूव होगा। मगर इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया है, इसका मतलब है कि ये जो है वो शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं लेने जा रहे हैं। अभी तक का जो जितना रेजोल्यूशन प्लान मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है, जो मेरी समझ है, तो यहाँ पे इन्होंने शेयर होल्डर्स की वैसे कोई बात नहीं की, बट गलती से चलाया है। क्योंकि शेयर होल्डर्स अगर फिर अगर कोर्ट में चला जाए आलोक की तरह कि इन्होंने तो डायलूशन की बात ही नहीं की थी या इन्होंने कोई एग्जिट प्राइस ही नहीं ऑफर किया था, किस पे, यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान में एग्जैक्ट वो प्राइस नहीं लिख सकते, लेकिन इतना तो लिख सकते हैं एज पर मार्केट प्राइस, ठीक है ना, या एज पर रेजोल्यूशन प्लान, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो बिना एग्जिट प्राइस के ऑफर किए हुए आप शेयर होल्डर को आप ना तो डिलीट कर सकते हो किसी भी कंपनी को, तो ये कंपनी डिलीट होने की भी ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही आप ये प्रमोटर्स के शेयर में जो भी खेलेंगे। हाँ ये हो सकता है कि मान लो ये कैपिटल रिडक्शन करना है इनको, तो ये कुछ शेयर वगैरह कुछ कम कर दें, इसके चांसेस हैं, मगर ये भी जो है सो क्लैरिटी लेना पड़ेगा उनसे। ये कर सकते हैं जैसे रुचि सोया ने किया था, लेकिन ये वाइप ऑफ कर देंगे पूरी तरीके से इनके रेजोल्यूशन प्लान को देख करके, ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब आगे हम ना कुछ चीजों पे बात करते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये जो है ये ब्लूमबर्ग ट्विन का ये साइट है, इस पे भी आया था कि एनसीएल अप्रूव्स रेजोल्यूशन प्लान फॉर उत्तम गालवा मेटालिक्स उत्तम वैल्यू स्टील्स, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये पॉइंट्स, रेजोल्यूशन प्लान डिटेल्स। अब उत्तम मेटालिक्स के बारे में इन्होंने लिखा है कि अपफ्रंट सेटलमेंट होगा, ये सारा कुछ लिखा है उन्होंने, डिफर्ड पेमेंट की बात की है। उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा है एग्जिस्टिंग इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल विल बी वाइप्ड ऑफ, ठीक है। तो उत्तम मेटालिक के बारे में बातें हो रही है, लेकिन अगर उत्तम वैल्यू स्टील्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अपफ्रंट अमाउंट की बात है, डिफर अमाउंट की बात है, मगर यहाँ पे वाइप ऑफ की कोई बात नहीं है, वाइप्ड ऑफ की जो बात इसके अंदर हो रही है, उत्तम मेटालिक्स के अंदर हो रही है, ठीक है। और ना ही जो है वो रेजोल्यूशन प्लान में इस तरह की कोई बात है कि हम शेयर होल्डर्स का भी ले लेंगे। तो ये जो है मुझे तो यही समझ में आया। दूसरी बात ये है,
मैं तो कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं। दूसरी बात है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, आपको पता है 1-2 साल पहले इलेक्ट्रो स्टील्स को वेदांता ने एक्वायर किया था। तो वेदांता ने क्या किया था, उस कंपनी को ही डिलीट करा दिया था। तो जब डिलीट कराया था वेदांता ने, तो वेदांता ने उन लोगों को ऑफर किया था, उनका जब शेयर वाइप्ड ऑफ कर दिया तो उनको ऑफर किया था। ठीक है, अब ये देखो, देखिए आप, ये तब का न्यूज है, रेजोल्यूशन प्लान ऑफ इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड। ठीक है, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये मैं काम वाली चीजें मैं पढ़ रहा हूं। इसके नीचे देखिए, रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड टू सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, हाँ देखिए, टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, यहाँ पे उन्होंने जो लिखा था वो इस वेबसाइट में भी आया था कि एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान इलेक्ट्रो स्टील शैल undertake conversion of unsustainable debt of financial creditors into equity, capital reduction and consolidation of share capitals. ठीक है, post consolidation it will issue shares to Vedanta. ठीक है, ये इन्होंने जो है इसके अंदर मेंशन किया था। तो ये इनको जो है, और आगे इन्होंने डिलिस्टिंग में लिखा था, ये आप देखिए डिलिस्टिंग में इन्होंने लिखा था कि एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान द कंपनी वुड स्टैंड डिलिस्टेड। क्लियरली इन्होंने लिखा है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है कि कंपनी को डिलिस्ट किया जाएगा। द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनका भी जो होल्डिंग शेयर है कंपनी में, एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यहां पे हमारी और आपकी बात हो रही है। ठीक है, जो रेजोल्यूशन प्लान जो है उत्तम वैल्यू स्टील का, उसमें ये बात नहीं हुई है कि एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर्स शैल बी ऑफर्ड एन एग्जिट एट ए प्राइस विच शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द रेजोल्यूशन प्लान। जो मैंने अभी आपको बोला कि या तो रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देंगे, या जो मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देंगे। जैसे वेदांता ने भी अपना डिलीट कराया ना, तो उनका जो मार्केट प्राइस था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेट कर करके उस पर कुछ और ऐड करके और उसने अपना डिलीट करा लिया। तो कंपनी बिना अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्राइस ऑफर किए हुए वो ऐसे उसका इक्विटी नहीं ले सकती है, वाइप ऑफ नहीं हो सकता है एज पर रूल। फिर भी आप एक बार आरटीआई डाल करके क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, आप मेरे कहे पर ना जाएं, लेकिन ये रूल है, ये आपने देखा। मगर उसमें हुआ क्या था कि इनको ना, वेदांता को इस केस में रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस कम आ रहा था कैलकुलेट करने पे। ठीक है, और मार्केट प्राइस उस वक्त ज्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे देखिए, ये भी एक न्यूज है, एनसीएलटी रिजर्व ऑर्डर अगेंस्ट, इसमें भी न्यूज है। इसमें देखिए, इसमें उसने जो है वो लिखा है, ये देखिए नीचे कहीं पे मैं देख, हाँ, अंडर दिस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इलेक्ट्रो स्टील्स वाज डिसाइडेड एंड द शेयर होल्डर्स रिसीव्ड 0.19 पैसा पर शेयर, इंस्टेड द मार्केट प्राइस वाज एट 1.10, यानी मार्केट प्राइस जो था 1 रुपया 10 पैसा था पर शेयर, लेकिन उनको जो पैसा मिला रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग वो 19 पैसा मिला एक शेयर पे। द शेयर्स वे आर फाइनली डिलिस्टेड, और तब उसको डिलिस्ट किया गया। तो या तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग होता है या फिर रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग होता है, और इसके बारे में कोई भी बात जो है वो नहीं की गई है उस रेजोल्यूशन प्लान में। और वो जो शेयर होल्डर के कारण जो कंफ्यूजन आ रहा है वो बाय मिस्टेक, वो टाइपो एरर है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मगर फिर भी आप जो है एक बार कंफर्म जरूर कर लें अगर इसके अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट करना है तो। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये एक अच्छा स्टॉक है फ्यूचर के लिए, लेकिन आप इसको आलोक से या किसी और से तुलना ना करें, क्योंकि दोनों की कहानी अलग अलग है। क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज का जो प्रमोटर है वो रिलायंस है, और रिलायंस को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल्स में, और वो काफी पावरफुल जो है वो ग्रुप है। रिलायंस की जो मशीनरीज है वो इंटीग्रेटेड है, और काफी ज्यादा जो है ये एडवांस और लेटेस्ट मशीनरी है आलोक इंडस्ट्रीज के पास। ठीक है, और ये जो उत्तम वैल्यू स्टील्स जो है, इनके जो प्रमोटर्स, जो नए प्रमोटर जो कारवाल हैं, इन्वेस्टर्स या निथिया हैं, ये लोग जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी है, दे आर नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग डोमेन। ठीक है, तो उनको स्टील का नॉलेज नहीं है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है, आप उससे तुलना, हर कंपनी आलोक नहीं हो सकती। आलोक जैसी कंपनी आपको 10 साल में एक मिलेगी। मगर मैंने इसलिए इसको बोला कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं कि अगर अगर 5 पैसे का स्टॉक है और 2 साल में अगर ये 10 रुपया भी चला जाता है, 5 रुपया भी चला जाता है, तो 500% तो बढ़ गया ना आपका।
और ये बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये कंपनी का फंडामेंटल जो है अब जो बनने जा रहा है वो अच्छा बनने जा रहा है। डेप्थ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है स्टील को लेकर के। तो इस कारण मैंने बोला था कि ये आगे चल करके अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अब जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अब कोई डाउट जो है वो, मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका कोई जवाब ढूंढ सकूं। अगर मैटर ऐसा होगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी चीज को मैं आधा अधूरा छोड़ूंगा नहीं। और अगर मुझे लगता है कि नहीं ये छोटी मोटी बात है तो मैं आपको कमेंट में या मेल में रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो काफी लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल से। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एक मैं आलोक इंडस्ट्री का भी मैं देख रहा हूँ, एक रेवेन्यू उसका मैं देख रहा हूँ कि रेवेन्यू जो है उसका Q1 और Q2 में कितना रेवेन्यू आलोक इंडस्ट्रीज को आना चाहिए। तो एक थोड़ा मैं उसको भी वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत मिनिमम जो है सो वो उसके सेल को ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए फिर वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तो मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।